Student. In last some lectures we discussed about abiotic factors, and today we discussed about biotic factors. Biotic factors मतलब लिविंग फैक्टर्स, जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, प्लांट्स, ठीक है, एनिमल्स, ये एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। जब डिफरेंट स्पीशीज़ या डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, मान लीजिए प्लांट्स एनिमल के साथ हैं या कोई एनिमल किसी अदर एनिमल के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, उसे हम इंटरस्पेसिफिक या इंटरनेशन इंटरेक्शंस बोलते हैं। ठीक है, जब ऑर्गेनिज्म अपनी ही स्पीशीज़ के साथ इंटरेक्ट करता है उसे हम इंट्रास्पेसिफिक या इंट्रानेशन बोलते हैं। ठीक है, इंटरेक्शंस दो टाइप की होती है, इंट्रास्पेसिफिक जिसमें एक ही स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म एक पॉपुलेशन में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, और इंटरस्पेसिफिक में डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, ऐसे इंटरेक्शन अमंग्स प्लांट्स कैसे बायोस्फीयर के साथ या अपने बायोस्फीयर के साथ या एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, इन्हें प्रोड्यूसर्स बोला जाता है। ये एयर लाइट ट्रैप करते हैं बाय द क्लोरोफिल, लीव्स में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, स्टोमेटा से ये ट्रांसपायरेशन से CO2 रिसीव करते हैं एनवायरनमेंट से, वाटर और मिनरल्स ये रूट से, सॉयल से लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना फूड खुद तैयार करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अपने कोई भी एरिया है वहाँ पर प्लांट्स डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं। ठीक है, वैसे ही उन डिफरेंट प्लांट्स को डिवाइड किया जाता है लेयर्स में, जिसे स्ट्रैटिफिकेशन या लेयरिंग बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि ग्राउंड वेजिटेशन होती है। ठीक है, ग्राउंड वेजिटेशन होगी ग्राउंड के यहाँ पर। ठीक है, एक हर्ब्स की लेयर होती है, जैसे झाड़ियाँ जो स्मॉल होती हैं, ठीक है, और उनमें वुड प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, और श्रब्स जिसमें वुड इतनी नहीं, हार्ड वुड नहीं होती। ठीक है, लेकिन स्मॉल ट्री लेयर या टॉल ट्री लेयर आते हैं फिर। ठीक है, इसे हम लेयरिंग बोलते हैं प्लांट्स में। ठीक है, फिर बात करते हैं हम अमेनलिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंपटीशन, कैसे compete करते हैं एक दूसरे के साथ और ऑर्गेनिज्म प्लांट्स में। ठीक है, मैनलिज्म में क्या होता है कि प्लांट्स केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वो केमिकल्स अपने अराउंड केमिकल्स प्रोड्यूस करेंगे ताकि वहाँ पर कोई और प्लांट ग्रो ना कर सके, इसे हम मेंसलिज्म बोलते हैं। ठीक है, ऐसे प्लांट्स एक दूसरे के साथ या अदर स्पीशीज़ के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। ठीक है, और हर्बीवोर्स जो जिसे हम, जैसे जो प्लांट से अपना फूड लेते हैं उन्हें हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। ठीक है, वो फीड करते हैं प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, फिर ग्रेजिंग करते हैं। ठीक है, और फूड चेन चलती है, जैसे शीप हो गया या काऊ हो गई, डियर हो गए। ठीक है, वो प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेंज ऑफ टॉलरेंस की। ये तो बहुत बेसिक फिनोमिनास थे इंटरेक्शन के कि कैसे एनिमल्स प्लांट से अपना फूड लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रेंज ऑफ टॉलरेंस की। रेंज ऑफ टॉलरेंस क्या है कि एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में कैसे कोई ऑर्गेनिज्म खुद को अडेप्ट करता है, कैसे वो उसके चेंजेस हैं उसको टॉलरेट करता है, उसे हम रेंज ऑफ टॉलरेंस बोलते हैं कि कहाँ तक वो टॉलरेट कर सकता है एनवायरमेंटल चेंजेस को। जैसे हम कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, लिमिटिंग फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन या एक्टिविटी, किसी भी ऑर्गेनिज्म की कोई एक्टिविटी को लिमिट करते हैं कि वो बस, कि वैसे कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जैसे हम टेम्परेचर को लगा लेते हैं। टेम्परेचर जैसे ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा है, वो लिमिट कर रहा है कि यहाँ अगर फेवरेबल टेम्परेचर रहेगा तो प्लांट ज़्यादा ग्रो करेगा, अगर अनफेवरेबल है टेम्परेचर तो प्लांट ग्रो नहीं करता ढंग से। ठीक है, तो वो लिमिट करते हैं, ऐसे फैक्टर्स को हम लिमिटिंग फैक्टर्स बोलते हैं।
और उन लिमिटिंग फैक्टर्स का फंक्शन अनफेवरेबल फंक्शन, जैसे अनफेवरेबल चेंज, जैसे प्लांट के लिए अगर कोई फेवरेबल कंडीशन है जिसमें प्लांट ज़्यादा ग्रो कर रहा है, अगर उन फैक्टर्स को हम उसके लिए अनफेवरेबल कर दें, ठीक है, तो वो प्लांट के ऊपर जो फ़र्क पड़ेगा ग्रोथ के ऊपर, वही उन लिमिटिंग फैक्टर्स का लिमिटिंग फंक्शन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ टॉलरेंस की। ठीक है, लॉ ऑफ टॉलरेंस शेल्फोर्ड ने दिया था 1911 में। ठीक है, ये क्या है कि इफ़ेक्ट शो करता है लिमिटिंग फैक्टर्स का। ठीक है, लिमिटिंग फैक्टर्स में वो ये कहता है कि दो टाइप के क्रिटिकल वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, एक क्रिटिकल मिनिमम और एक क्रिटिकल मैक्सिमम। ठीक है, क्रिटिकल मिनिमम में क्या होता है कि किसी भी फैक्टर की एक क्रिटिकल वैल्यू होगी कि जिससे नीचे जाने के बाद प्लांट या कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो कर ही नहीं सकता। ठीक है, और क्रिटिकल मैक्सिमम में होगा कि एक लिमिटेड फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू जिसके बाद अगर वैल्यू और बढ़ती है उसकी या उसका इफ़ेक्ट और बढ़ता है तो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकता। इसे हम क्रिटिकल मैक्सिमम बोलते हैं। क्रिटिकल मिनिमम क्या है, बिलो फैक्टर है। ठीक है, ठीक है, इससे उस वैल्यू के अगर डाउन होगी वैल्यू और तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। मैक्सिमम में एक मैक्सिमम वैल्यू है जिसके अबव ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है, रेंज ऑफ टॉलरेंस क्या होती है? रेंज ऑफ टॉलरेंस क्या है कि ऐसी रेंज जो बिटवीन क्रिटिकल मिनिमम और क्रिटिकल मैक्सिमम के बीच में होगी, जिसके अंदर फैक्टर्स रहने के कारण ग्रो करेगा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखिए, रेंज बिटवीन क्रिटिकल मिनिमम एंड क्रिटिकल मैक्सिमम लिमिट्स ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, एक ग्राफ बनाया जाता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की जो वैल्यू है उसके ग्रेडियंट के बीच और पॉपुलेशन डेंसिटी के बीच में। ठीक है, वो कह रहा है कि जब ये लिमिट ऑफ टॉलरेंस है, इधर मैक्सिमम के लिए है। ठीक है, ये क्रिटिकल मैक्सिमम है। ठीक है, ये क्रिटिकल मिनिमम है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कि क्रिटिकल मिनिमम है जब बिलो है क्रिटिकल वैल्यू से तो एंड इंडिविजुअल एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, जब क्रिटिकल मैक्सिमम हो गई तब भी इंडिविजुअल एब्सेंट है। अब वो कहता है कि जैसे ही क्रिटिकल मिनिमम से रेंज स्ट्रेस में आएगी कि धीरे धीरे बढ़ेगी। ये तो नहीं है कि भी एनवायरमेंटल चेंज एकदम से हो जाएगा, नहीं, वो धीरे धीरे होता है। ठीक है, जैसे जैसे वो ऑप्टिमम वैल्यू में आएगा, ऐसे ऑप्टिमम वैल्यू कौन सी होगी? ऑप्टिमम जोन वो होगा जिसमें टॉलरेंस के लिए मोस्ट फेवरेबल कंडीशन होगी ऑप्टिमम के अंदर। ठीक है, जब ऑप्टिमम होगा तो ग्रोथ रेट हाई रहता है। ठीक है, जैसे ही क्रिटिकल और मिनिमम के बीच, ऑप्टिमम और क्रिटिकल मिनिमम के बीच में हम आते हैं, जैसे वो धीरे धीरे बढ़ रही है, फैक्टर की जो चेंजेस हैं धीरे धीरे आ रहे हैं अनफेवरेबल टू फेवरेबल कंडीशन की तरफ, वैसे वैसे इंडिविजुअल की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इंक्रीज़ होती रहेगी। जब ऑप्टिमम मतलब मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तब पॉपुलेशन डेंसिटी पीक पर होगी। ठीक है, जैसे ही दोबारा चेंजेस आए, ठीक है, यहाँ जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है उसकी वैल्यू बढ़ती ही जा रही है। जैसे ही वो रेंज ऑफ टॉलरेंस जो मैक्सिमम की है उसके आसपास आनी शुरू हो जाएगी, वैसे ही जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही वो मैक्सिमम के पार जाएगी, इंडिविजुअल एब्सेंट। ठीक है, इंडिविजुअल ग्रो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर ये एक स्ट्रेस जोन होता है। ठीक है, जिसमें चेंजेस आते हैं अनफेवरेबल और फेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, ऑप्टिमम जहाँ पे टॉलरेंस पावर हाई रहती है। ठीक है, ये था लॉ ऑफ टॉलरेंस। ठीक है, जोन ऑफ इनटॉलरेंस या लीथल जोन कहाँ होते हैं? क्रिटिकल मैक्सिमम और क्रिटिकल मिनिमम में। क्रिटिकल मिनिमम के बिलो होगा इनटॉलरेंस और क्रिटिकल मैक्सिमम के अबव होगा जोन ऑफ टॉलरेंस। ठीक है, बेल शेप कर्व बनती है
लॉ ऑफ टॉलरेंस में, ठीक है। ये था लॉ ऑफ टॉलरेंस या रेंज ऑफ टॉलरेंस। अब हम बात करते हैं एक्लिमेटाइजेशन। एक्लिमेटाइजेशन क्या है? अडेप्टेशन है, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब फेवरेबल मॉर्फोलॉजिकल फिजिकली रिस्पॉन्स करता है, कि मान लीजिए कि एक एनवायरमेंटल फैक्टर में चेंज आया, ठीक है, उस चेंज के रिस्पॉन्स में फिजियोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस या डेवलपमेंट होती है ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसे हम एक्लिमेटाइजेशन बोलते हैं। कि मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू चेंज इन एनवायरनमेंट, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है कि जैसे हम हाइट में जाते हैं, माउंटेन्स में, वहाँ पर हमें हमारी जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो बढ़ जाती है, ठीक है, कि हमें ज़्यादा सांस लेने की ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन डेफिशिएंट होती है जैसे हम हाइट में जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो बंदे वहाँ पर रह रहे हैं शुरू से, उन्होंने इस चीज़ को अडेप्ट कर लिया, उनके जीन्स ने, उनकी बॉडी ने। उनमें जो क्या होता है कि उनमें जो लंग की कैपेसिटी है वो एज़ कम्पेयर टू प्लेन एरियाज़ जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ हम रहते हैं, जैसे हमारे से ज़्यादा है उनकी लंग कैपेसिटी, ठीक है। और जो उनके ब्लड वेसल्स हैं, आरबीसीज़ हैं, ठीक है, उनका साइज़ ज़्यादा है। साइज़ ज़्यादा है तो मतलब वो हीमोग्लोबिन ज़्यादा कैरी करती हैं, और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो रेशो है एज़ कम्पेयर टू प्लेन एरियाज पर्सनस ज़्यादा रहता है इनमें, ठीक है। ये थी एक्लिमेटाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इकोलॉजिकल अडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।